नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एसआई की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एमपी पुलिस एसआई का। और आपके सामने एक बेहतरीन सी टीम भी है। और दोस्तों, पूरी शिद्दत के लिए करीबन जाना जाता है, पूरी ईमानदारी से हम लोग चीजों को लेकर काफी समय से बैचेस को कंप्लीट करते आए हैं और बहुत सारे सिलेक्शन यहां पर देते आए हैं। तो अब मौका है आप सभी लोगों को अपना सपना पूरा करने का। अगर आप भी सपना देख रहे हैं एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का, तो दोस्तों अब आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि हम चीजों को बहुत बेहतरीन तरह से डिलीवर करेंगे। और आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस, ना सिर्फ सिलेबस बल्कि मेरे दोस्तों प्रैक्टिस भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे टॉपिक पर आएंगे हम लोग। बट एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 के लिए बैच लेकर आ चुके हैं बच्चे। आज इसकी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। अब इसमें कौन कौन सी टीम, मैं अपनी टीम से आपको मिलवाने वाला हूं कि कौन कौन टीचर आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। इसमें बात करते हैं मैथमेटिक्स की दोस्तों। तो मैथमेटिक्स यहां पर आपको विवेक सर लेकर चलने वाले हैं। बेहतरीन टीचर हैं, बहुत समय से सिलेक्शन देते आ रहे हैं। इसमें इंग्लिश मैं आपको खुद यहां पर पढ़ाने वाला हूं। रीजनिंग में आपको आदर्श सर बहुत अच्छे से गाइड कर रहे होंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो दुर्गेश सर। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, सिविक्स जिसको आप लोग जानते हैं, उसको हमारे रोहित सर बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। हिस्ट्री हमारे सिद्धांत सर अच्छे से लेकर चलेंगे। और बात करते हैं शैलेंद्र सर की, तो वो साइंस की जिम्मेदारी आपको निभाते हुए दिखेंगे बहुत बेहतरीन तरह से। बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो यहां पर राजा गुप्ता सर आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और कंप्यूटर की बात करें तो धर्मेश सर आपको वापस से कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। तो एक बेहतरीन टीम है, बहुत अच्छा मौका है बच्चे आप लोगों के लिए। तो अब मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूं कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना आप लोगों को। टू द पॉइंट चीजों को हम लोग लेकर चलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को लेकर चलेंगे, सो दैट कि हमारा कम समय में ज्यादा चीजों को हम लोग सीख पाए। और आप जब एग्जाम में बैठ रहे होंगे, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है बच्चे, एग्जाम में बैठने के बाद टीचर को जरूर याद करता है स्टूडेंट। दो ही सिचुएशन होती हैं, या तो उसको सारे क्वेश्चंस बन रहे हो, मिल रहे हो, करी हुई चीजें उसको दिखाई दे रही हो, तो कहीं ना कहीं वो मन ही मन टीचर को धन्यवाद करता है, ठीक है। या फिर पढ़ाया कुछ गया हो आया कुछ हो, तो मन ही मन में गालियां भी देता है, ठीक है। तो दो एग्जाम में दो सिचुएशंस होती है जब बच्चे टीचर को याद करते हैं, या तो सब कुछ आ गया हो या फिर कुछ ना आया हो, तो धन्यवाद भी करते हैं, गाली भी देते हैं, ठीक है। और करियर विल हमेशा उस धन्यवाद वाली कैटेगरी में हमेशा से काम करता आया है बच्चे, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। तो ये बेहतरीन मौका है आप सभी लोगों के पास। चलो, मैं बैकग्राउंड व्हाइट से ब्लैक कर लेता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से करियर विल के जब जिस दिन शुरू हुआ था करियर, तब से मैं करियर विल में पढ़ा रहा हूं, है ना। तो वो एक्सपीरियंस से मुझे एक बात पता लगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसा बोलते आए हैं कि सर व्हाइट बैकग्राउंड ना, जब फोन में वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस की वजह से आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है, इसलिए हम लोग ब्लैक को रख लेते हैं, ठीक है। इजी है ना। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं अपने इंग्लिश को लेकर, तो दोस्तों इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आमतौर पर हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आपको दुखी करने के लिए आता ही आता है। हालांकि इंग्लिश बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, प्यारी भाषा है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है बच्चे। बट हाँ, हम लोगों की नहीं है, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि ये थोड़ी मुश्किल है, जबकि मुश्किल जैसा इस भाषा में कुछ भी नहीं है। इवन जो हमारी हिंदी है ना, वो मुझे पर्सनली इससे 4 से 5 गुना मुश्किल लगती है, और ये वाकई में है। बट आप कहोगे नहीं सर, हिंदी तो बहुत आसान है। वो आसान बच्चे हमें इसीलिए लग रही है क्योंकि हम उसको बोलते हैं, वो हमारी मातृभाषा है, हम लोगों ने बचपन से उसको सुना है और बोलते आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। बट अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी भाषा ही है पहली चीज, और हिंदी से काफी सरल है भैया।
तो जब आप हिंदी में इतने अच्छे से टारगेट कर रहे हो तो उतना ही आपको इंग्लिश में भी करना है, क्योंकि आपके एमपी के एग्जाम में अगर हम बात करें प्री की, तो इसमें भी 10 नंबर की इंग्लिश आती है, बट अब कहने को तो 10 ही है, बट इस 10 में आप जानते होंगे पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस मेरे दोस्तों, जी हां, सब कुछ पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक सिंगल नंबर भी आप लोगों का कटे, तो उसके लिए मेहनत पूरी करनी पड़ेगी हमें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंग्लिश वर्ड है, जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जिस चीज को हमें अगले 2 से ढाई 3 महीने तक पढ़ना है, तो एग्जैक्टली हमें उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए कि इंग्लिश शब्द का मीनिंग क्या है। हम लोग बेसिक से लेकर चलेंगे और आपके सिलेबस को बहुत मक्खन मलाई की तरह से समझाते हुए चलेंगे बच्चे, है ना। बट आज की शुरुआती क्लास है, तो मैं चाहूंगा कि इस शब्द से आपको एक बार मुखातिब करवाऊं। इंग्लिश वर्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप जानते हैं इंग्लिश वर्ड का क्या मीनिंग है। इंग्लिश मेरे दोस्तों अपने आप में क्या है, एक भाषा है। क्या है? ये एक भाषा है। क्या है मेरे दोस्तों? भाषा। भाषा का यूज आप लोग किस लिए करते हैं? भाषा का यूज मेरे बच्चे हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किया करते हैं। इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, बाय विच वी कैन शेयर अवर थॉट्स, व्यूज एंड आइडियाज। हम अपने आइडियाज, व्यूज एंड थॉट्स को शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए भाषा का यूज करते हैं। और बहुत सारी भाषाओं में से एक भाषा हमारी कौन सी है? इंग्लिश। बट साथ साथ आप इसको मेरे दोस्तों एक और नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्ट। अब ये एक सब्जेक्ट के तौर पर भी आप लोगों के सामने आया करता है, ठीक है। तो इंग्लिश ना सिर्फ एक भाषा है बल्कि एक विषय भी है। अब भाषा और विषय में क्या डिफरेंस आता है, ये शायद आप अच्छे से जानते होंगे। भाषा का मतलब हम बोलचाल के लिए यूज करते हैं, बट अगर हम बात करें विषय की, अगर हम बात विषय को लेकर कर रहे हैं बच्चे, तो विषय का मतलब यहां पर क्या है? जब आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, लैंग्वेज की ग्रामर को, व्याकरण को पढ़ते हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको सब्जेक्ट के तौर पर देखना। कहने का मतलब है जब आप चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर वो आपके लिए क्या बनकर तैयार हो जाता है? सब्जेक्ट। तो इंग्लिश एक भाषा भी है और इंग्लिश मेरे दोस्तों एक विषय भी है। आशा करता हूं ये दो मीनिंग तो आपको समझ में आया होगा। और इसी को हिंदी में फिर क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भी है और अंग्रेजी एक विषय भी है, ठीक है। तो एक मीनिंग हमें समझ में आया कि भाषा भी है और विषय भी है अंग्रेजी के तौर पर। बट अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं अपनी बात करूं, तो मेरा नाम है अरुण गौतम, ठीक है, और मैं पिछले 15 साल से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूं। तो अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस मुझे है। हर एग्जाम को मैंने टारगेट करा है, वेदर इट इज एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी के सभी एग्जाम्स, इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के, सीटेट, टीचिंग के सारे एग्जाम्स, केवीएस के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। बैंकिंग के बैच भी मैंने लिए हैं, बट अब मैं बैंकिंग को फिलहाल नहीं पढ़ाता, क्योंकि बैंकिंग में थोड़े से बच्चे कम इंटरेस्टेड रहते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों, जबकि बहुत ही शानदार नौकरी है। अब वहां पर हमारी करियर बिल्ड की दूसरी टीम, सत्येंद्र सर और उनकी पूरी की पूरी टीम आपको बैंक के लिए गाइड कर रही होती है, आप जानते हैं। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे यही समझ में आया कि इंग्लिश को सरल कैसे बनाना है, इन बच्चों को किस तरह से डिलीवर करना है, बच्चों के ओरिएंटेशन को देखना है, क्योंकि स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लास होनी चाहिए। तो उसी लिए इंग्लिश को सरल बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदार कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। अगर ये कोशिश मैं कर रहा हूं तो उतनी ही कोशिश, बल्कि मेरे से डबल कोशिश मेरे बच्चों आपको करनी होगी। 100% मैं मेहनत कर रहा हूं, 200% बच्चे आपको करनी होगी। क्यों? क्योंकि 100% अगर मैं कर रहा हूं तो पहली 100% तो आपको उसको समझने में करना होगा, और फिर उसको प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए भी 100% लगाना होगा। तो आपकी हुई 200% मेहनत, टीचर की हुई 100% मेहनत, ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा दिया उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूं, ठीक है। और अगर मैं ये सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करने की कोशिश करूं कि मैं आपका अंग्रेजी का अध्यापक हूं, और इसी लिखे गए स्टेटमेंट, बोले गए स्टेटमेंट को मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, तो क्या ट्रांसलेशन बनेगी? आइए, आमतौर पर हम लोग क्या बनाते हैं, मैंने लिखा आई एम योर
आई एम योर इंग्लिश टीचर। क्या कहा बच्चे? आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो इसका आमतौर पर हम लोग क्या मीनिंग समझते हैं? आमतौर पर हम लोग इसका क्या मीनिंग समझ कर चलते हैं कि मैं आपका अंग्रेजी का टीचर हूं, ये इसका हिंदी मीनिंग समझकर चलते हैं, जबकि ऐसा इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो ये ऐसा मीनिंग डिलीवर नहीं कर रहा। और ये सेंटेंस अगर मैंने इस तौर पर लिखा है कि आई एम योर इंग्लिश टीचर, कि मैं आपका अंग्रेजी का अध्यापक हूं, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। हां, ये सेंटेंस करेक्ट तो है, सेंटेंस तो करेक्ट है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, बट ये मीनिंग जो हम लोग सोच रहे हैं वो मीनिंग नहीं दे रहा। ये अब ये क्या मीनिंग दे रहा है मेरे दोस्तों, हमें वो समझने की जरूरत है कि ये सेंटेंस में मीनिंग क्या दे रहा है। एक मिनट रुकेंगे, मैं एसी चला लूं थोड़ा सा, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? ये क्या मीनिंग दे रहा है मेरे दोस्तों, वो हमें समझना जरूरी है। कि मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूं, इस स्टेटमेंट का ऐसा कोई मीनिंग नहीं आ रहा। अब इसका मीनिंग क्या आ रहा है वो समझना है हमें। इसके मीनिंग को समझने के लिए, इसके मीनिंग को समझने के लिए मेरे बच्चे, मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, इंडिया। और इस इंडिया से कोई दूसरा वर्ड आपके माइंड में आ रहा है जो इंडिया से ही बनता हो? अगर मैं बात करूं इंडिया की, अगर मैं बात करता हूं इंडिया की, तो दोस्तों इंडिया से ही एक दूसरा वर्ड मेरे सामने आकर तैयार होता है, इंडियन। क्या है? इंडियन, है ना? ये इंडिया से ही बन रहा है। अमेरिका से अमेरिकन बन गया, श्रीलंका से श्रीलंकन बन गया। इजी है ना? इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, श्रीलंका से श्रीलंकन। ऐसे ही बहुत सारे और वर्ड्स हैं, जैसे चाइना से बन गया चाइनीज, बिहार से बिहारी, बंगाल से बंगाली, ऐसे ही नेपाल से नेपाली जो बन रहा है, हरियाणा से हरियाणवी जो बन गया। दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड्स देख रहे हैं आप किस तरह से बन रहे हैं। ऐसे ही अगर और वर्ड्स देखें, अफगानिस्तान से क्या बना? अफगानिस्तानी। पाकिस्तान से क्या बना? पाकिस्तानी। हाँ हाँ, जो आप सोच रहे हो आतंकवादी, वो भी बनते हैं। खैर, तो इसी तरह से कुछ और वर्ड्स आपके सामने रखता हूं। स्विट्जरलैंड से क्या बना? स्विस। आयरलैंड से क्या बना? आयरिश। पोलैंड से क्या बना? पॉलिश। ब्रिटेन से क्या बना? ब्रिटिश। डेनमार्क से क्या बना? डेनिश। सेम उसी तरह से यहां पर एक वर्ड हमारे सामने आया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड से क्या बनता है मेरे भाई? इंग्लिश। तो इस इंग्लिश शब्द का एक और मीनिंग हमारे सामने आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? सिटीजन को। और कहां के सिटीजन को? इंग्लैंड का जो सिटीजन है, जो इंग्लैंड में रहता है। भाई इंडियन का मतलब क्या है? जो भारत से रिलेट हो, भारत से ताल्लुक रखता हो, उसको हम लोग इंडियन बोल देंगे। जो अमेरिका का निवासी मतलब सिटीजन नागरिक होगा तो उसको अमेरिकन बोल देंगे। जो श्रीलंका से रिलेटेड होगा उसको श्रीलंकन बोल देंगे। जो इंग्लैंड का नागरिक होगा उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश। तो इस इंग्लिश शब्द का एक दूसरा मीनिंग आपके सामने तैयार हुआ। क्या? पहला तो था अंग्रेजी, अब दूसरा तैयार हुआ है अंग्रेज। अंग्रेजी और अंग्रेज ये दो अलग अलग मीनिंग है मेरे दोस्तों इस इंग्लिश वर्ड के। आशा करता हूं ये दोनों मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी बात को थोड़ा सा और अभी डिटेल में समझाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, है ना? तो इंग्लैंड से जो इंग्लिश बना है इसका मतलब होता है अंग्रेज। तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग आया वो क्या आया? कि मैं आपका अंग्रेज अध्यापक हूं। इसका मतलब मैं खुद अंग्रेज हूं और मैं अध्यापक हूं। तो क्या ये सेंटेंस मैं अपने लिए यूज कर सकता हूं क्या? तो ये सेंटेंस मैं किसी भी कंडीशन में अपने लिए, खुद के लिए यूज नहीं कर सकता। रीजन? क्योंकि यहां पर मैं अंग्रेज नहीं हूं। मैं अध्यापक जरूर हूं बट मैं अंग्रेज नहीं हूं। कोई अंग्रेज व्यक्ति होगा, अगर वो आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए आए, संस्कृत पढ़ाने के लिए आए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए आए, तब वो व्यक्ति बोल सकता है कि मैं आपका अंग्रेज अध्यापक हूं। मानकर चल लेते मैं थोड़ी देर के लिए बिहार से हूं, ठीक है? तो मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं आपका बिहारी टीचर हूं। जैसे खान सर बिहारी टीचर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं और टीचर हैं, तो बिहारी अध्यापक बोलेंगे उनको। कोई हरियाणा से होगा तो हरियाणवी टीचर है वो। समझ पा रहे हैं बात को? कोई अमेरिका में रहता है और टीचर है तो अमेरिकन टीचर बोल देंगे इसको। समझ पा रहे हैं? तो इस सेंटेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है, जिसके तौर पर ये करेक्ट भी था, तो क्या मीनिंग है? मैं आपका
अंग्रेज अध्यापक हूं। बट यहां पर तो मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मैं तो नहीं कहना चाह रहा था कि मैं आपका अंग्रेजी अध्यापक हूं, मैं तो आपका अंग्रेजी का अध्यापक बोलना चाह रहा था। तो अंग्रेजी का अध्यापक कैसे बोलेंगे, इंग्लिश का टीचर कैसे बोलेंगे, इसको समझने के लिए फिर यहां पर एक चीज देखते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया रोहन हाउस। क्या लिखा मेरे भाई, रोहन हाउस। अब रोहन हाउस इस तरह से तो नहीं लिखा जा सकता, रोहन हाउस ऐसे तो नहीं लिख सकते, रोहन हाउस का मतलब रोहन का घर, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। आप जानते हैं कैसे लिखा जाएगा, या तो आप ऐसा करो, रोहन्स हाउस, या फिर हाउस ऑफ रोहन। रोहन के घर को हम लोग दो तरह से दिखा सकते हैं, रोहन्स हाउस बोले या फिर मेरे बच्चे हाउस ऑफ रोहन बोले। दोनों के दोनों एक्सप्रेशन ही करेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ रोहन हाउस नहीं हो सकता, राहुल का घर। तो जो मीनिंग मुझे यहां पर चाहिए था राहुल का घर, वैसा ही मीनिंग मुझे यहां पर चाहिए इंग्लिश का टीचर। तो अब इंग्लिश के टीचर को दिखाने के लिए कैसे होगा, इंग्लिश के टीचर को दिखाने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, आइए जी दो तरीके यहां पर आते हैं। इंग्लिश टीचर क्या हो गया, इंग्लिश टीचर। दूसरा भाई एक अपॉस्ट्रोफी में बना दिया, एक ऑफ में बना दिया, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन की, अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो बच्चे ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, फिलहाल के लिए अभी यही समझेंगे। ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी लगाया है, अपोस्ट्रोफी एस, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये अपोस्ट्रोफी और एस वाला, ये सिर्फ और सिर्फ तभी आता है, इसका यूज आप लोग सिर्फ कब कर सकते हैं, लिविंग के साथ, है ना। हालांकि नॉन लिविंग के साथ भी आएगा, वो आगे देखेंगे केस, बट फिलहाल ये लिविंग के साथ ही यूज किया जाता है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश के साथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश मेरे दोस्तों क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है ना। तो जब भी कभी किसी सब्जेक्ट के टीचर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास एक ही तरीका बचता है, और वो तरीका क्या है, टीचर ऑफ और फिर उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, टीचर ऑफ और फिर उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, इजी है। तो टीचर ऑफ इंग्लिश हमें ऐसा बोलना होगा। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, टीचर ऑफ और फिर उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने कहा आज हमारे मैथ्स टीचर एब्सेंट हैं, तो क्या मैथ्स टीचर बोलना सही है, आपको लगेगा कि मैथ्स टीचर हाँ सर बोल सकते हैं, बट मैथ्स टीचर बोल पाना पूरी तरह से रॉन्ग है, हम लोग मैथ्स टीचर नहीं बोल सकते, हमें क्या बोलना होगा, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोलना होगा, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे फिजिक्स टीचर एब्सेंट है, गलत हो जाएगा, टीचर ऑफ फिजिक्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही टीचर ऑफ हिंदी, टीचर ऑफ बायोलॉजी, टीचर ऑफ संस्कृत, टीचर ऑफ उर्दू, ऐसे ही बोलना होगा। किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को दिखाने का एकमात्र तरीका है। आई होप समझ में आया होगा। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। इतने में कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने और लिखता हूं। अमेरिकन पोएट, जर्मन राइटर, फ्रेंच आर्टिस्ट, रशियन डांसर, इंडियन एक्टर, पाकिस्तानी सिंगर, श्रीलंकन प्लेयर, इंग्लिश टीचर। देखिए भैया एक बार फटाफट से, ये सारे के सारे कुछ एक्सप्रेशन है, इनको ध्यान से देखते हैं, निगाह मारते हैं।
एक बार देखना आप, है ना। चलो भाई आ जाओ। तो मैंने कहा अमेरिकन पोएट। अमेरिकन पोएट का मतलब क्या, एक व्यक्ति पोएट है और बिलोंग कहां से करता है, अमेरिका से, है ना, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, अमेरिकन पोएट बोला जाएगा। भाई पोएट है और अमेरिका से बिलोंग करता है, अमेरिकन पोएट। एक व्यक्ति राइटर है, बिलोंग कहां से करता है, जर्मनी से, तो उसको क्या बोला जाएगा, जर्मन राइटर। ठीक है। एक व्यक्ति आर्टिस्ट है और बिलोंग कहां से करता है, फ्रांस से करता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, फ्रेंच आर्टिस्ट। एक व्यक्ति डांसर है, बिलोंग कहां से करता है, रशिया से, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, रशियन डांसर। ठीक है। एक व्यक्ति एक्टर है, बिलोंग कहां से करता है, इंडिया से, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, इंडियन एक्टर। जैसे कि बात करें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये सभी हैं। अगर हम बात करें इन सभी की, तो ये सब क्या है, दे ऑल आर इंडियन एक्टर्स, है ना, भारतीय एक्टर्स हैं, अभिनेता। एक व्यक्ति सिंगर है और बिलोंग कहां से करता है, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी सिंगर बोलेंगे। एक व्यक्ति प्लेयर है, बिलोंग कहां से करता है, श्रीलंका से, तो श्रीलंकन प्लेयर बोलेंगे। एक व्यक्ति टीचर है, बिलोंग कहां से करता है, इंग्लैंड से, तो इंग्लिश टीचर बोल देंगे। आशा करता हूं अभी समझ में आ गया होगा। तो जो आमतौर पर हम लोग गलती करते थे, आई एम योर इंग्लिश टीचर, तो आज के बाद मेरे बच्चे इस गलती से आप लोग बचेंगे। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, टीचर ऑफ, और फिर उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। आसान है, इजी है। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने आप को दोबारा से चेक करो। संस्कृत टीचर देखेंगे एक बार। मैंने कहा संस्कृत टीचर। एक व्यक्ति टीचर है, बिलोंग कहां से करता है, संस्कृत, नहीं जी नहीं, संस्कृत का तो सिर्फ एक ही मीनिंग होता है। संस्कृत का तो सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट या फिर भाषा को दिखा रहा है। लैंग्वेज है या फिर सब्जेक्ट है, उसी के टीचर को दिखाना है। तो जब बात किसी भाषा या विषय के टीचर की हो जाती है, तो वो ऐसे नहीं लिखाया जाता, हमेशा एक ही तरीका है, टीचर ऑफ संस्कृत। ठीक है। फिर हमने कहा पंजाबी टीचर। अभी पंजाबी टीचर की बात करें तो सही भी है, और पंजाबी टीचर की बात करें तो गलत भी है। अब ये सही कैसे, भाई पंजाब में जो रहता होगा पंजाबी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिहार में रहने वाला बिहारी, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी, महाराष्ट्रियन, है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ऐसे ही आपने देखा पंजाब में रहने वाले को पंजाबी बोलेंगे, और पंजाबी टीचर, भैया यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति टीचर है और पंजाब से बिलोंग करता है, तो पंजाबी टीचर हो गया। बट अगर पंजाबी भाषा को पढ़ाने के लिए आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तब ये क्या होना चाहिए, टीचर ऑफ पंजाबी। क्या हो जाएगा, टीचर ऑफ पंजाबी। आशा करता हूं मेरी बात अभी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये सारा का सारा इसका मीनिंग था, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने बनकर चली। आइए एक सेंटेंस से आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। मैंने लिखा राहुल इज टीचिंग physics as physics teacher has been absenting himself since 10 days। देखेंगे एक बार मेरे भाई, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, राहुल इज टीचिंग फिजिक्स। राहुल फिजिक्स पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि फिजिक्स का टीचर 10 दिन से एब्सेंट चल रहा है। फिजिक्स के टीचर भाई साहब अभी 10 दिन से, मानकर चले उनकी तबीयत खराब होगी तो 10 दिन से वो एब्सेंट चल रहे हैं, तो इस वजह से ही राहुल फिजिक्स पढ़ा रहा है। जब वो आ जाएंगे तो राहुल पढ़ाना छोड़ देगा, ऐसे कुछ है। तो यहां पर तो बात समझ में आई, ये बात तो बिल्कुल सही हुई, राहुल इज टीचिंग फिजिक्स, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है इस पार्ट में। बट यहां पर दिक्कत हो गई, ये जो फिजिक्स टीचर हम लोगों ने लिखा है ये बिल्कुल गलत हो गया। फिजिक्स टीचर नहीं लिख सकते मेरे दोस्तों, फिजिक्स टीचर तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना होगा, एज द टीचर ऑफ
physics, as the teacher of physics has been absenting himself since 10 days. इसमें एक छोटी सी गलती और है मेरे दोस्तों, इसमें एक छोटी सी गलती और है। वो छोटी सी गलती क्या है, आइए समझ लेते हैं। यहां पर आपको 10 डेज दिया गया है। क्या दिया गया है? 10 डेज। तो इसके लिए सिंस नहीं, यहां पर क्या आया करता है? फॉर। बहुत ध्यान से समझ लेना। मैं फिलहाल दो शब्दों को एक बार जल्दी से बता रहा हूं। दो शब्द हुआ करते हैं हमारे, सिंस और फॉर। अगर मैं बात करूं सिंस और फॉर की, अगर बात करें सिंस और फॉर की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे सिंस और फॉर की, तो सिंस आता है किसके लिए? अरे देख लो जनाब, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस जो आता है वो किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर जो आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है मेरे बच्चे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और पीरियड ऑफ का मतलब होता है ड्यूरेशन। अब मुझे बताओ ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? 10 डेज कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। ये तो अपने आप में मेरे बच्चे क्या है? एक ड्यूरेशन को दिखा रहा है। अगर ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर। बचपन से हमें गलत पढ़ाया जाता था, पता है क्या, कि डेफिनेट टाइम के लिए सिंस आता है, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर आता है। और वो कहते हैं 10 दिन। कौन से 10 दिन? अरे भाई कमाल ही हो गया, कौन से 10 दिन? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो क्या नहीं पता कौन से 5 घंटे? अरे पिछले ही 5 घंटे हो गए, क्योंकि मैं तो अभी भी पढ़ ही रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो कौन से 5 दिन? ऐसा बचपन में सिखाया जाता था, ये अलग बदतमीजी थी। तो हम पिछले ही 5 दिन की बात करेंगे बच्चे, या पिछले ही 5 घंटों की तो बात होगी, तो ये तो डेफिनेट हो गया ना। तो उस हिसाब से तो सिंस आ जाना चाहिए था, जबकि नहीं, यहां पर तो फॉर आएगा, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे। तो फिलहाल मेन कंसर्न हमारा यहाँ पर फिजिक्स टीचर गलत हो गया, यहाँ पर टीचर ऑफ फिजिक्स होना चाहिए था। तो अब ये तो मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया कि इंग्लिश का मीनिंग क्या है। अब भाई इंग्लिश में हमें करना क्या है? इंग्लिश में हमें करना क्या है वो हमें समझना जरूरी है ना, वो समझना जरूरी है एक बार, है ना। अब अगर हम बात करते हैं, अब देखो कहने को तो क्या है, आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है बहुत थोड़ा सा है, मतलब मार्क्स बहुत कम है। मार्क्स कम है इसका ये मतलब नहीं कि हमें एफर्ट नहीं डालने होंगे इंग्लिश में। क्योंकि अगर हम बात करें सीजीएल वगैरह एग्जाम्स की, है ना, तो उसमें क्या होता है, आपके पास क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। प्री का भी पेपर होता है ना, और मेंस का भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। सीपीओ के एग्जाम में तो 200 नंबर की अलग से इंग्लिश आती है, अलग से ही इंग्लिश आती है। तो देखिए मैं आपको वैसे इंग्लिश के अगर बात करें, देखो सिलेबस की, तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दिखाता हूं क्या होता है और हमें क्या करना है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके नोटिफिकेशन में आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश के पार्ट को सिर्फ और सिर्फ कैसे दिखाया है, इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो उसको तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। बट मैं एक बार इंग्लिश का पूरा ओवरऑल सिलेबस बता रहा हूं आप लोगों को, क्या है, किस तरह से चीजें करनी है। इंग्लिश के बेसिक सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो 3 पार्ट्स क्या है, कोई भी एग्जाम, किसी तरह का भी एग्जाम हो, है ना, किसी भी तरह का एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है मेरे बच्चों, आपको इन्हीं 3 चीजों को पढ़ना पड़ेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता। किसी में, जैसे आपके एग्जाम में इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन कह दिया, किसी में क्या होता है कि ग्रामर फॉर्म में हो गया, किसी में क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव आता है, उसमें वोकेबलरी भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है,
मैसेज भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया आपके सिलेबस को। पहला हम लोग लिख रहे हैं क्या, क्या कहा मेरे बच्चे, वोकैबलरी, क्या, वोकैबलरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वोकैबलरी के अलावा क्या हुआ करता है, ग्रामर, और फिर रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये बेसिक 3 पार्ट में आपका सिलेबस हम लोगों ने डिफाइन किया। तो ये ओवरऑल सिलेबस है, आपको क्या करना है हम लोग उस पर बात करेंगे। अब अगर हम बात करें वोकैबलरी में, तो अगर वोकैबलरी की बात की जाती है तो वोकैबलरी में क्या क्या चीज आती है, देखो भाई 5 चीजों में इसको डिवाइड किया गया है। सिनोनिम, और क्या कहा, एंटोनिम। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। इसके अलावा वन वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं। फिर ईडियम, फ्रेज हो गया, स्पेलिंग टेस्ट। तो आपके एग्जाम में यही सारी चीजें आती हैं। समझ पा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में ये सारी की सारी चीजें, मतलब वोकैबुलरी जहां पर आती है तो ये सारी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहला है सिनोनिम। सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम बोले तो सिमिलर इन मीनिंग, जिसका मीनिंग सेम हो, पर्यायवाची समानार्थक शब्द इसको हिंदी में आप बोल देते हैं। फिर एक आता है एंटोनिम। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स, है ना। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स, जहां पर आपके ऑपोजिट की बात की जाती है, विलोम शब्दों की बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात अगर हम करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब एक पूरे स्टेटमेंट को आप एक शब्द से रिप्लेस कर सकेंगे तो वही हमारा क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता हो, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, थीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, थीस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो भगवान में आस्था ही ना रखता हो, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, आप थीस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशन हो गए। फिर आता है ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम एंड फ्रेज का मतलब क्या होता है, मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या कहा, मुहावरे और लोकोक्तियां। इसका मतलब क्या होता है, जब हम कुछ एक्सप्रेशन का यूज करें बट वो डायरेक्ट मीनिंग डिलीवर ना करे, इनडायरेक्ट मीनिंग डिलीवर करे, उसको ही हम लोग ईडियम और फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मानकर चलो आपसे कहा कि तुम शेर हो, ठीक है, अच्छा लग रहा है, हाँ, तुम शेर हो। इसका मतलब, शेर का मतलब तो क्या होता है, एक जंगली जानवर है। तो क्या मैं आप लोगों को जंगली और जानवर दिखाना चाह रहा हूं, जी नहीं। मैं इस शेर से एक डिफरेंट मीनिंग डिलीवर करना चाह रहा हूं, जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बहादुर शेर कैसा है, बहादुर होता है। तो हमने आपको बहादुर, करेजियस, साहसी दिखाने की कोशिश की शेर शब्द से। तो शेर का डायरेक्ट मीनिंग ना आकर इनडायरेक्ट मीनिंग हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। जैसे मैंने कहा, मोहित तो एक आस्तीन का सांप है। अब ऐसा है क्या कि आस्तीन के अंदर कोई सांप बैठा है उसको हम बोल रहे हैं, अब आस्तीन में थोड़ी कोई सांप होता है। बट आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है, धोखेबाज व्यक्ति जो आपको धोखा दे देगा। बात समझ पा रहे हैं। तो डायरेक्ट मीनिंग डिलीवर ना करके ये इनडायरेक्ट मीनिंग को डिलीवर करते हैं। ऐसे ही एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इडियम एंड फ्रेज। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा डेड हॉर्स। अब ये जो डेड हॉर्स है, डेड हॉर्स की अगर हम बात करें, अगर ये डेड हॉर्स की बात की जाएगी दोस्तों,
तो ये डेड हॉर्स जो है ना, मरा हुआ घोड़ा होता है। डेड का मतलब मरा हुआ, हॉर्स का मतलब घोड़ा, तो डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ घोड़ा। बट अगर मैं ऐसा बोलूं, रवि इज अ डेड हॉर्स, रवि इज अ डेड हॉर्स, अगर मैंने ऐसा बोला तो रवि इज अ डेड हॉर्स। तो जब रवि इज अ डेड हॉर्स हम बोल रहे हैं, तो क्या रवि को मरा हुआ घोड़ा दिखा रहे हैं? जी नहीं। अब इस मरे हुए घोड़े से हम एक दूसरा मीनिंग डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश को हम लोग क्या बोलते हैं? इडियम एंड फ्रेज। तो यहां पर ये जो डेड हॉर्स बोला है, डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? यूजलेस, किसी काम का ना होना, बेकारा, गुड फॉर नथिंग, डेड हॉर्स उसको बोलते हैं। तो डेड हॉर्स का डायरेक्ट मीनिंग क्या था? मरा हुआ घोड़ा। हम इससे इसका इनडायरेक्ट मीनिंग दिखा रहे हैं, क्या? यूजलेस, बेकार। समझ पा रहे? तो ऐसे केसेस को ही क्या बोला जाएगा? इडियम फ्रेज। फिर आता है स्पेलिंग टेस्ट। मेरे बच्चे, स्पेलिंग टेस्ट में क्या होगा? आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे, हो सकता है 3 गलत हो और 1 सही हो, आपको सही वाला आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, तो आपको गलत वाला आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर एक ही स्पेलिंग को 4 अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर दिया होगा, आपको सही वाली आइडेंटिफाई करनी होगी। तो कुछ भी करके, कैसे भी करके आपसे स्पेलिंग टेस्ट पूछी जा सकता है ना। जैसे एक देखो, बहुत ही फेमस स्पेलिंग में आपके सामने लिखता हूं। एकोमोडेशन। अब ये जो एकोमोडेशन है, इतना फेवरेट है ये वर्ड एग्जामिनर्स का, बहुत बार मिला करता है वर्ड। एकोमोडेशन का मतलब रहने की जो जगह होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं। अब ये जो एकोमोडेशन है ना, इसमें ACCO आया करता है, और हमें लगता है कि ये स्पेलिंग तो पूरी तरह से सही है, हमें दिखने में, समझने में पूरी तरह से स्पेलिंग सही लगती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसमें CC आएगा और M आया करता है। ठीक है, ऐसा ही एक वर्ड और भी है, कमेटी। आपने कमेटी में MM, सब कुछ डबल डबल आ रहा है ना। तो कमेटी की स्पेलिंग ये होती है, आपको जानबूझकर एक M हटाकर दे देंगे, या एक T हटाकर दे देंगे, या एक ही हटाकर दे देंगे। तो एकोमोडेशन में ऐसा आता है। बात करते हैं वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी और ये वर्ड सुना होगा, बट फिर भी हम अच्छे आंसर देते हैं फर्स्ट कि ये सही है। नहीं जी नहीं, फर्स्ट वाली पूरी तरह से गलत है। फिर थर्ड वाली देते हैं कुछ बच्चे, ये सब गलत है। वैक्यूम की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है? VACWM। वैक्यूम की जो स्पेलिंग होती है, कहीं ना कहीं ये हुआ करती है। तो हमने यही तो देखा, ऐसे वर्ड्स, आप ऐसी चीजें आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है। तो ये हमारा वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। समझ पा रहे हैं वोकैबुलरी क्या क्या चीजें? सबको एक एक समझाया। सिनोनिम, सिमिलर वर्ड, विलोम शब्द, वन वर्ड सब्सिट्यूट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, और स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे दोस्तों आपके सामने आता है ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, अब ग्रामर के पोर्शन में भी काफी सारी चीजें हैं। अब इस ग्रामर के पोर्शन को हम लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके चलते हैं। ग्रामर के पोर्शन की बात करें तो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग। एक पार्ट क्या हो गया? टेंस, और एक हो गया जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक टेंस हो गया और एक हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें टेंस, टेंस से रिलेटेड टॉपिक्स कुछ और हैं जो टेंस से ही एसोसिएट करते हैं। एक टॉपिक जानते हैं आप लोग, वॉइस होता है। वन इज नरेशन, वन इज कंडीशनल सेंटेंस, और एक होता है हमारा सॉरी क्वेश्चन टैग। तो टेंस से रिलेटेड ये कुछ और टॉपिक्स होते हैं, बचपन से पढ़े होंगे सब कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने नया देख रहे हो। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
verb, conjunction, preposition, इंटरजेक्शन। कंजक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। दो और लिख रहा हूं, वैसे तो ये 8 ही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये 8 ही पार्ट्स हुआ करते हैं, बट फिर भी मैं दो और लिख रहा हूं आपके सामने। डेटर्मिनर और आर्टिकल। ये दो क्यों नहीं होते वैसे इसका भी रीजन है। ये डेटर्मिनर और आर्टिकल जो है वो किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव का ही पार्ट डेटर्मिनर है और एडजेक्टिव का ही पार्ट मेरे दोस्तों आर्टिकल भी हुआ करता है। तो ये क्या है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है मेरे दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। इजी है भैया। ये सारी की सारी ग्रामर का पार्ट आ गया। फिर आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS और तो जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है आपके एग्जाम की बात करें तो इसमें पैसेज भी आएगा, क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट में ग्रामर भी पूछ ली जाती है, PQRS में अरेंजमेंट करना होता है और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है। जब आप रीड करते हो चीजों को तो अलग अलग शब्द आपको लिखने को देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है मेरे दोस्तों, है ना। हमें अपने MPSI के लिए कुछ टारगेटेड सिलेबस को ही करना है। हम ये पूरा का डिटेल वर्जन नहीं लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट CGL नहीं है, आपका MPSI है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड लेकर चलना है हमें। फालतू की चीजों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, है ना। यहां पर आपको आकर बड़े बड़े कंसेप्ट से मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा यहां पर, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन करने से कोई सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है टू द पॉइंट, हमें किस तरह से चीजों को लेकर चलना है। उन चीजों पर अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो सिलेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ पहली क्लास थी तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हमारा इंग्लिश शब्द से क्या लेना देना है, इंग्लिश का मीनिंग क्या है, ये सब चीज हम लोगों ने जानी। तो आप कहीं ना कहीं ये वाला जो बैच है इसको लेकर बिल्कुल संतुष्ट फील करेंगे। बिल्कुल टारगेट बैच, पहले ही मैं बोल रहा हूं आपको कि ये जो बैच हमारा है ये अपने आप में कैसा बैच है? टारगेट बैच है, ठीक है। और टारगेट बैच का मतलब होता है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को लेकर चलना। आपके सामने काफी सारे फैकल्टीज हैं, सभी अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत तगड़े तरह से एक्सपर्ट हैं, काफी सालों से सिलेक्शन देते आ रहे हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि सर कैसे होगी पढ़ाई, क्या होगा, बहुत टेंशन रहती है मुझे। वो सारी टेंशन आपको टीचर्स के पास छोड़ देनी है, वो सारी टेंशन आपकी खत्म करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।